बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं फराह और मैं हमजा। खुश आमदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। हाँ जी। और अगर आपको जापान से खबर आई है। अच्छा, क्या खैर की खबर है? जापान में उम्र ज़लज़ले आते रहते हैं। वो तो आते रहते हैं, उनके लिए वो नॉर्मल है बिल्कुल। जापान से खबर ये आई है कि वो टोक्यो ओलंपिक्स जिसको पहले डिले कर दिया गया था, अब वहाँ पर सिर्फ जो मकामी शायकीन हैं सिर्फ वही जा सकेंगे। और अगर आप सोच रहे थे कि आप टोक्यो ओलंपिक्स को देख सकें तो अब आप किसी और मुल्क में रहते हुए उसको जाकर नहीं देख सकते, विजिट नहीं कर सकते कोरोना की वजह से। ओहो, ये तो बहुत सारे खेलों के शायकीन, इसलिए कि ओलंपिक्स जहाँ पे होते हैं ना वहाँ पे टूरिज्म इतना प्रमोट होता है, इसलिए लोग बढ़ चढ़ कर ओलंपिक्स जो है ना वो उसकी वो क्या कहना चाहिए उसकी शामिल होती हैं उस ग्रुप में कि जहाँ पे हमारे मुल्क में होना चाहिए ओलंपिक्स, क्योंकि उन्हें पता होता है इससे जितनी अलाइड इंडस्ट्रीज है ना, जिसमें होटलिंग है, जिसमें रेस्टोरेंट्स हैं, जिसमें मतलब टूरिज्म से जुड़ी हुई जितनी सारी चीजें हैं वो सब बहुत ज्यादा फले फूलेंगी। तो अब ये खबर आई है जापान से, और मेरा ख्याल है उन्होंने इसलिए थोड़ा सा जल्दी किया, जुलाई में जाके ये ओलंपिक्स होना है। पिछली बार हमें पता लगा कि जी क्या ओलंपिक्स को आगे कर दिया, क्या डिले कर दिया, कि उन्होंने कहा पहले ही हम ऐलान कर दें ताकि फिर से ये बातें गर्दिश ना करना शुरू कर दें। और शायद अगला स्टेप ये हो कि शायकीन के बगैर होगा, क्योंकि अभी टाइम काफी बड़ा है। सो ये कुछ जैसे कहते हैं ना न्यू नॉर्मल्स हैं दुनिया के। दुनिया बड़ी तेजी से तबदील होगी और कोविड ने तो हमारी दुनिया को तब्दील करके रख दिया। नहीं बदले तो हम नहीं बदले। यानी हम ना बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ। हमने उस मिसरे पे पूरा अमल किया। हम ये समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि मास्क लगाए बगैर गुजारा नहीं है। अब हमें हर सूरत पे मास्क लगाना है और सेफ डिस्टेंस अपनाना है। और हमजा ना सिर्फ ये बल्कि और बहुत सारी चीजें जो हैं वो भी तब्दील हो रही हैं। जैसे हमने अभी तक हज की भी कोई इतला नहीं सुनी कि इन दिनों में मतलब हज का खबर आ जाती थी कि हज हो रहा है नहीं हो रहा। दुआएं तो तमाम मुसलमानों की यही हैं कि अल्लाह ताला जो है वो सबको सादत नसीब करे, सबके नसीब में घड़ियां आए कि हमें ज़ियारत काबा जो है वो नसीब हो। आमीन। मगर अभी तक जो है इसके बारे में भी कोई इतला नहीं। अब ये भी कुछ खबरें सामने आई थी कि हज के लिए आप को वैक्सीन लगवाना लाजमी करार दे दिया जाएगा। और अब इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए भी मुझे लगता है कि फ्यूचर के अंदर फरा यही मामला होगा कि जिसने वैक्सीन लगवाई हुई है वो हमारे मुल्क आ सकता है। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी हो जाएगी। लोग वैक्सीन पासपोर्ट्स की बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के ममालिक जो वैक्सीन लगा लेंगे ना। अब जैसे आपको पता है पहले भी हमारे ट्यूबरक्लोसिस और पोलियो टेस्ट होते हैं कि आप वो उनकी रिपोर्ट देंगे तो आपके उतरते हैं। तो अब ये जो वैक्सीन हैं इनका भी कह रहे हैं कि वैक्सीन पासपोर्ट्स हैं उनका इजरा भी किया जाएगा। लेकिन दुनिया इस पर भी बात करी कि इस तरह से एक डिस्क्रिमिनेशन तो हो जाएगी। वो ममालिक जो कि फर्स्ट वर्ल्ड है जिन्होंने वैक्सीन नेशनलिज्म के साथ प्रोक्योर कर लिया, लगा लिया, वो तो आगे निकल गए। और हमारे जैसे ममालिक जहाँ पर कि अभी तक वैक्सीन जो है वो मुश्किल से पहुंची है और अब पहुंचना शुरू हो रही है और वो लेट है थोड़ा सा, तो वहाँ पर लोग भी माशाल्लाह खासा गैर मोहतात पाके में तो मुश्किलात बढ़ जाए। चलें, एक मामला ऐसा जिसमें पाकिस्तानियों की इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं। आज भी हमने एक संगे मील उबूर करने हम जा रहे हैं। 60 साल और उससे जायद उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगवाने की मुहिम का आज से बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया। यानी आज से लोगों को लगना जो है शुरू हो जाएंगी। मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि मुहिम का आगाज सबसे ज्यादा उम्र वाले अफराद से होगा। बुजुर्ग अफराद को इस हवाले से मैसेज में हिदायत भेजी जाएंगी। मगर हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड के हामिल अफराद और पाकिस्तानी शहरियों के गैर मुल्की शरीके हयात जो हैं वो वैक्सीन लगवाने के लिए नाअहल हो। अच्छा, ये एक फैसला सामने आया है कि जिन्होंने, मेरा ख्याल है ओरिजिन कार्ड वो जिन्होंने पहले पाकिस्तानी जो नेशनैलिटी थी उसको सरेंडर कर दिया था, किसी और मुल्क की नेशनैलिटी है, तो ये कुछ फैसला किया गया है। वजारत कौमी सेहत का कहना है कि POCs रखने वाले अफराद भी पाकिस्तानी है। इस मामले को जल्द अज जल्द हल भी कर लिया जाएगा। मतलब कि इसके ऊपर भी कोशिश की जा रही है कि मामला हल कर लिया जाए। कोरोना की तीसरी लहर ने खैबर पख्तूनख्वा में खतरे की घंटी बजा दी है। एक ही दिन में 300 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुख्तलिफ इलाकों में अब स्मार्ट लॉकडाउन लग रहा है। पहले खतरे की घंटी वैसे लाहौर में बजी है सबसे पहले, जब 12 इलाकों में लॉकडाउन जो है लगाया गया और पूरा मुल्क जो है उसमें दोबारा से हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के मरीज जो हैं उनमें दोबारा इजाफा हो रहा है। लेकिन इस इजाफे के बावजूद कराची में एक्सपो सेंटर में कायम फील्ड अस्पताल जो है उसे बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद में 3 तालीमी इदारों में कोरोना वायरस के केसेस सामने आने के बाद उन्हें बंद करने का फैसला किया गया है। और महकमा सेहत सिंध के ज़राए के मुताबिक फील्ड अस्पताल को दोबारा चलाने का फैसला महकमा सेहत के आला हुक्काम और वज़ीर आला सिंध के मुश्तरका इजलास के बाद किया जाएगा। हाँ जी, और शहर कायद की अगर हम बात करें तो 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़
आज से हो रहा है। तो ये अहम मामला है। आज से हम एक संगे मील जो अबूर कर रहे हैं, 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी पर बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ नौशीन साहब हमारे साथ मौजूद है। नौशीन साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तैयारी कैसी है? आज से वैक्सीन तो लगा दी जाएगी, जो मैसेजेस किए जाएंगे वो बताइएगा। तैयारी कैसी है, कितना वक्त लगेगा, दूसरी डोज कब लगानी है? देखिए जी, इसके लिए जो 65-60 से ज्यादा उम्र के लोग थे उनके लिए रजिस्ट्रेशन तो आज से कुछ दिन पहले खोल दी गई थी और उसमें एक काफी तादाद में लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया। उसके बाद फिर 60 प्लस की खोली गई थी तो उसमें भी लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया है। तो अब इस वक्त जो जितनी रजिस्ट्रेशन हमारे पास हुई हैं तो उनमें एज वाइज, जैसे अगर कोई 80 प्लस है या 85 प्लस है तो पहले उनसे शुरू की जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये मैसेजेस उनको जाएंगे जो कि ऊपर से नीचे एज आती चली जाएगी। और इसके लिए तैयारी बिल्कुल हमारी मुकम्मल है। मैसेजेस लोगों के पास कुछ दिन पहले ही पहुंच गए थे जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया था। डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पर ये वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, वहाँ पर ये लोग जाएंगे और इंशाल्लाह ताला अपना जो इनके पास मैसेज आया है उसमें अपना कोड नंबर जो इशू किया गया वो दिखाएंगे तो उनको फौरी तौर पे जो है वो वैक्सीनेशन लगा दी जाएगी। और आने वाले कुछ दिनों में इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा 50 प्लस के लिए भी रजिस्ट्रेशन जो है वो खोल दी जाएगी। तो इस तरह ग्रेजुअली हम ऊपर से नीचे आते हुए तमाम एज ब्रैकेट्स को जो है वो इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। ये भी बताइएगा कि फाइनली वैक्सीन लगने का आगाज़ जो है वो कब से होगा? और दूसरा ये कि पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड के हामिल और पाकिस्तानी शहरियों के जो गैर मुल्की शरीक हयात हैं उनको जो वैक्सीन ना लगाने का फ़ैसला किया गया उसकी क्या वजूहात हैं और इस फैसले को कब तक जो है चेंज भी किया जा सकता है? जी देखिए, जैसे जैसे पॉलिसीज इवॉल्व करती हैं, डेली बेसिस के ऊपर डिसीजंस लिए जाते हैं, इस मामले को भी हल कर दिया जाएगा। पर अभी जो हमारे पास नादरा के पास जो डाटा हमारे पाकिस्तानी शहरियों का है, फिलहाल हम उसको, चूँकि हमारा जो डाटाबेस है हम उसके मुताबिक चल रहे हैं तो वो भी इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। मगर पहले जो हमारा नादरा का डाटा जो हमारे अपने शनाख्ती कार्डों का है पहले उनको एड्रेस किया जा रहा है और ये इंशाल्लाह जैसे जैसे वैक्सीन की मजीद खेप आती जाएगी इसका दायरा कार्ड जो है वो बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब हमें ये भी बता दें, अगर 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद जिन्होंने अभी तक खुद को रजिस्टर नहीं करवाया वो अब भी खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं? कैसे करवा सकते हैं? उनकी आसानी के लिए बता दें। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि हमने तो रजिस्टर नहीं करवाया, तो क्या अब भी करवा सकते हैं? मौका उन्होंने गवा तो नहीं दिया? नहीं जी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। 1166 जो है वो ओपन है, आप किसी टाइम पर भी उसके ऊपर जाके अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। जिन लोगों ने अभी तक नहीं कराया 60 प्लस से लोग, वो अभी फौरी तौर पे अपना नंबर डालें और उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और उनको लिस्ट में इंक्लूड कर लिया जाएगा। बिल्कुल सही। तीसरी लहर की बात जो है वो की जा रही है, केसेस बहुत तेज़ी से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उसकी बात की जा रही है। इस हवाले से क्या खुसूसी इक़दाम हैं जिसको हुकूमत जो है वो कंसिडर कर रही है और आपके ख्याल में वैक्सीन रोल आउट जो है वो कितना जल्दी हो सकेगा और कितना जल्दी हम हर्ड इम्यूनिटी पे जा सकेंगे? देखिए, हर्ड इम्यूनिटी हम तब अचीव करेंगे जब हम अपनी तकरीबन 70 मिलियन पॉपुलेशन को जो है वो वैक्सीनेट कर लेंगे। तो इसके लिए प्लान्स तो बनाए हुए हैं। उम्मीद है कि सितंबर तक हम तकरीबन 30 मिलियन पॉपुलेशन को कवर कर लेंगे इफ ऑल गोज वेल और सारी चीज़ें जिस तरह प्लान्ड है उस तरह चलें। तो उसके बाद एंड ऑफ 2021 जो है वो तब तक इंशाल्लाह ताला मैं समझती हूँ कि हम अपने टारगेट का एक बड़ा हिस्सा अचीव कर चुके होंगे। तो बिल्कुल इस वक्त सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। वैक्सीन कहाँ से आनी है, कब पहुँचनी है, उसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है और डिसीजंस जो हैं वो थर्ड वेव की रोशनी में ज़ाहिर है आपको पता है कि NCOC जो है वहाँ पे डेली मीटिंग होती है और डेली स्टेटिस्टिक्स को देखते हुए वो मैपिंग उसकी करते हुए कि कौन से एरिया से केसेस आ रहे हैं क्या, तो वो डेली बेसिस के ऊपर डिसीजंस जो हैं वो किए जाते हैं। कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, वो डेली बेसिस के ऊपर जो है वो डिसीजन चेंज भी होते हैं, उसमें एडिशंस भी होते हैं, कुछ पुराने डिसीजंस को रिव्यू भी किया जाता है, उनको वापस भी लेना पड़ता है। ये सारे डेली जो स्टैटिस्टिक्स आते हैं उसकी रोशनी में सारे डिसीजंस होते हैं, इसलिए कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी हम डिफाइन नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। सूरत हाल क्या वाकई तशवीशनाक है? जिस तरीके से हम केसेस को देख रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, अमवात बढ़ रही हैं, लोग तो बिल्कुल भी अब इसको सीरियस लेने को तैयार नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी हैं कि चीज़ें नॉर्मल की तरफ जा रही हैं। जाहिर है हमने मईशत चलानी है, लेकिन जैसी चीज़ें नॉर्मल की तरफ जा रही होती हैं अवाम तो बिल्कुल केयरलेस हो जाते हैं। क्या सूरत हाल तशवीशनाक है? अवाम को आप क्या कहना चाहेंगी? आप क्या देख रही हैं? जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि इस वक्त हम सबका फ़र्ज़ है
कि हम SOPs के ऊपर अमल दरामद करें, और कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। एक मास्क का आपने इस्तेमाल करना है और थोड़ा सा एक चीज़ की फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है। हम ये नहीं कह रहे कि आप कहीं जाए ना या आए ना, मगर एक थोड़ा सा अगर मास्क पहने हुए हो, अगर दोनों लोगों ने मास्क पहने हो आमने सामने और थोड़ा सा डिस्टेंस रखा हो, तो आप ये इन्फेक्शन जो है ये स्प्रेड नहीं होती है। और उसके अलावा चूंकि हाथ एक हमारा ऐसा जरिए जिसके जरिए बहुत आसानी से ये वायरस जो है ये हमारी आंखों या मुंह या नाक तक पहुंचता है, तो हाथों की जो हाथ धोने का जो अमल है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन कोई वजह नहीं है कि अगर हम लोग इन SOPs के ऊपर अमल करें तो हम एक हद तक नॉर्मल जिंदगी जो है, दफ्तर जो है, हमारी मार्केट्स जो हैं, हमारी बाकी जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उनको हम कंटिन्यू ना कर सकें। मगर इस वक्त बहरहाल एक अपवर्ड ट्रेंड आ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, और ये इसका वाहिद तरीका कंट्रोल करने का यही है कि हम SOPs के ऊपर सख्ती से अमल दरामद करें। ठीक है डॉक्टर नौशीन हामिद साहब, प्राइवेट सेक्टर कब तक जो है वो वैक्सीन रोल आउट करना शुरू कर देगा? क्योंकि कल से सोशल मीडिया पे कुछ बातें जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि इंडियन ₹250 में ऑस्ट्राजेनेका जो है वो वहाँ पे लगाई जा रही है एक शख्स को, जबकि पाकिस्तान में जो कीमत है एक और वैक्सीन की वो नाकाबिले, जिसे कहते हैं ना, एक अफोर्ड नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा कीमत है। तो इस हवाले से क्या सदाकत है इन खबरों में, और क्या इकदाम हैं जो कि हुकूमत मजीद ले रही है कि प्राइवेट सेक्टर से भी लोगों को मिलना शुरू हो जाए वैक्सीन? देखिए, प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट जितना फैसिलिटेट कर सकती थी इन टर्म्स के जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं ड्रैप की या जो इंपोर्ट के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनको गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा उनको फैसिलिटेट किया है, उन सारे प्रोसीजर्स को बहुत शॉर्टन किया है, उनमें आसानी पैदा की है, बहुत सारी चीज़ें वेव ऑफ कर दी हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़, ताकि वो जल्द अज जल्द लेकर आ जाएँ। मगर इस वक्त इशू ये है कि दुनिया की मार्केट में इस वक्त डिलीवरी वैक्सीन्स की जो है वो बड़ी लिमिटेड है, और यूजुअली वो कंट्री टू कंट्री जो है वो हो रही है, जो बड़ी खेप है। ज़ाहिर है प्राइवेट सेक्टर ने थोड़ी क्वांटिटी में मंगानी है, थोड़ी क्वांटिटीज़ जो हैं वो इस वक्त उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी इस वक्त मुश्किल हो रही है, इसलिए हमारे एंड से उनको हर तरह से फैसिलिटेट कर दिया गया है। अब बाहर की कंपनीज जब उनके साथ कोई उनकी अपनी डील अगर होगी तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब उनको अवेलेबल कर देंगी। और जहाँ तक प्राइसिंग का है, प्राइसिंग के लिए एक मैकेनिज्म हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से प्राइसेस वगैरह इनकी मंगवा रहे हैं, ताकि उसकी रोशनी में कोई पॉलिसी बनाई जाए और कोई कैप लगाई जाए इसके ऊपर कि इस लिमिट से ज्यादा जो है वो वैक्सीन की प्राइस नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, बहुत का सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, और आज से जो वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, और अगर अभी तक 60 साल से ज़ायद उम्र के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने अभी खुद को रजिस्टर नहीं करवाया तो एक मैसेज आप करेंगे और आप रजिस्टर हो जाएंगे। और ये जो हम इंडिया की बात करें उसकी वजह ये है कि ऑस्ट्राजेनेका उन्होंने वहाँ से लाइसेंस लेके खुद लोकली इसको वहाँ पे मैन्युफैक्चर किया, जिसकी वजह से अगर वो इंडियन ₹250 में लगा रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया की इतलात हैं, जाहिर है इसके बारे में मुसद्दिका हम उस तरह से नहीं कह सकते, लेकिन इफ इट्स ट्रू तो इसका मतलब ये है कि हमें भी बहुत जल्दी अपनी इस एडवांसमेंट पे जाना होगा कि हम भी इस तरह से वैक्सीन खुद बना सकें ताकि अपने लोगों को अफोर्डेबल प्राइसेस पे दे भी सकें। बिल्कुल जी, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं फरा और बात कर लेते हैं सेनेट की, क्योंकि चेयरमैन सेनेट कौन होगा, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट कौन होगा, इस पे खासी गहमा गहमी चल रही है। अपोजिशन और हुकूमत जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके उम्मीदवार हैं, लेकिन ऑपोजिशन और हुकूमत का एक उम्मीदवार तो सेम कल लग रहा था कि हो रहा है अब वो अजराहे तफन्नुन था या क्या था ये हमें नहीं पता। हाँ जी, लेकिन इस वक्त लग रहा है मुल्क में वाहिद अगर कोई मसला है ना तो वो है सेनेट इंतखाबात। आज 89 पैसा पर यूनिट जो है बिजली की कीमत बढ़ गई है, मुर्गी की कीमत कहाँ पहुंची हुई है, महंगाई के इशूज़ क्या हैं, अवाम के इशूज़ क्या हैं, वो सब इस वक्त जो हैं वो पसे पुश्त हैं। लेकिन असल इशू ये है कि किसका जो है उम्मीदवार वो चेयरमैन सेनेट बनेगा, कौन सेनेट में जो है वो बरतरी कायम रखेगा, कौन शो करेगा। तो तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातों के राब्ते जोड़ तोड़ के सिलसिले जारी हैं, और इस सूरत हाल में हुकूमत ने जो है ये, जैसे अभी हमजा बात करें, ये एक अजीब व गरीब किस्म की ऑफर एंड बात सामने आई कि उन्होंने अपोजिशन में शामिल JUI फे के जो अब्दुल गफूर हैदरी हैं उनको डिप्टी चेयरमैन सेनेट की। अच्छा, मुझे लगता है ये सिर्फ मजाक किया गया कि ऐसे गुजरते हुए कहते हैं, जरदारी साहब ने भी तो माजी में नवाज शरीफ साहब को एक ऑफर कर दी थी इस तरह से। मुझे लगता है ये वैसे गुजरते हुए कि आपको बना देते हैं, हमारे उम्मीदवार बन जाएं। लेकिन खैर इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी। वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और चेयरमैन सेनेट जो है सादिक संजरानी पर मुश्तमिल वफ़द ने ये ऑफ़र JUI के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी साहब को की है। इसी पर बात करते हैं सदाकत अवासी साहब से, वो ज़रा करेंगे कि इस बात में सदाकत है भी कि नहीं है। सदाकत अवासी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये बताइएगा कि ये कुछ सीरियस ऑफ़र थी गफूर हैदरी साहब को, या बस गुजरते हुए ज़राए तफन्नुन कर दी गई कि अच्छा ठीक है आप हमारी तरफ आ जाएं? देखिए, ये मजाक इसको नहीं कह सकते। जब आप जाते हैं किसी से मिलने के लिए, पॉलिटिकली किसी से वोट मांगने के लिए
तो बहुत सारी बातें होती हैं, ज़रा ज़ाहिर है वो वहाँ पे थोड़ी सी जो सियासी मुखालफत या मुखासमत होती है वो ज़रा कम करके एक दूसरे को अकोमोडेट करने की बात होती है, गिव एंड टेक के ऑप्शन होते हैं, तो वो उसको मतलब किसी पार्टी लेवल पे बाकायदा करके उसको सीरियस लेना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं था। वो खाने पे इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा कि अगर आप आ जाएं तो हमें क्या मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, तो हम आपको ये भी दे सकते हैं। तो इसको इससे ज़्यादा ना JUI ने दिया और ना PTI ने दिया, तो ये बस ऐसी चूँकि मीडिया टॉक बन गई है तो अब हमें जवाब देना पड़ा। अदरवाइज ये कोई सीरियस ना ऑफर थी और ना एक्सेप्टेंस थी। बिल्कुल सही। ठीक है। तो सदाकत अब्बासी साहब हमें ये बताएं कि कल तो ये कह दिया गया चेयरमैन सेनेट के हवाले से, शिबली फराज साहब कह रहे थे कि अब हम भी हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। वो हर हरबा क्या होगा, क्या वही हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे जो PDM ने किए? नहीं, असल में बात यह है कि हम पाकिस्तान में जो सियासत में और दीगर जो शोबों में इखलाकियात का लेवल ऊपर करना चाह रहे हैं, हम बड़े डिसेंट होके आना चाह रहे हैं, और लेकिन हमें एंड ऑफ द डे एक एम्बेरसमेंट होती है कि सारे चोर मिल के तो वो सारा कुछ चोरी कर लेते हैं और हम शरीफ बन के खड़े रहते हैं। तो अब ये चीज़ें चल नहीं सकती, हमने उनका हाथ रोकना है। और अल्लाह ना करे कि कभी PTI भी उस लाइन पे जाए, लेकिन अगर आपने ये चीज़ अगर रोकी ना और ये माफिया बार बार यानी आपके वोट को ख़रीद के दोबारा इस मुल्क पे आता गया, तो लोगों का एक ईमान ही ख़त्म हो जाएगा इस शफाफियत पे। और जो मेरी तरह के MNAs MPs हैं वो समझेंगे कि यार हम तो शराफत में हैं, बाकी लोग 8-8 करोड़ में बिक जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर है इस चीज़ की एक अट्रैक्शन होती है। लिहाजा वज़ीर आज़म का या शिबली फराज ने कहा इस दफ़ा हम बड़ा सख्त आनी हाथों से उनसे डील करेंगे और उनको ये सेल परचेज नहीं करने देंगे। फिर उसके लिए हुकूमत के पास जो तरीके हैं वो हुकूमत इस्तेमाल करती है, लेकिन हम इस चीज़ के, इस निज़ाम के हम नज़रियाती तौर पर खिलाफ हैं, ये करना चाहते हैं। लेकिन ये नज़रियाती जो आपका इख्तलाफ है ये रिफ्लेक्ट करता दिखाई देगा हमें चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में, क्योंकि जैसे बार बार आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर्स तो आपके कम हैं, सो अगर उसके बाद असूलन बात की जाए तो फिर तो नहीं नज़र आता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार जो है वो चेयरमैन सेनेट बन सके। तो यहाँ पे नज़रियाती तौर पे जीतने की कोशिश की जाएगी या नज़रियाती तौर पे हार के अपना उम्मीदवार जो है उसको बनाना कबूल है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए फ़रा, पहली तो बात है शायद एक भी उम्मीदवार ये तहरीक इंसाफ का ना हो, उम्मीदवार मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ का है, तो इसका मतलब है जो आपने वोट गिन के रखे, जो आपने वोट गिन के रखे हुए वो आपने जो तहरीक इंसाफ के जो अलाइड पार्टीज़ हैं उनके रखे हुए, तो आपको क्या पता हमारे पास क्या फार्मूला है कि हम आपको आधी अपोजिशन अपनी तरफ करके दिखा दें। हमें इसमें गैर इखलाकी बात ये थी कि इसमें पैसा ना चले। अगर पैसा ना चलने के बाद आप पैसा चलाए बगैर अगर दूसरे आप जो आपके सेनेटर्स हैं उनको कन्विंस कर लेते हैं सादिक संजरानी की साइड पे कि वो एक छोटे सूबे से हैं, उन्होंने बहुत अच्छा चलाया है, उन पर कोई करप्शन का दाग नहीं है, उनके मुकाबले में कैंडिडेट नॉन करप्ट है, सजा याफ्ता है, अदालतों के सामने उसने अदालतों की नाफरमानी की हुई है, उन पर हार चोरी का मुकदमा है, तो ये बातें भी तो लोग देखते हैं ना। तो एक उनकी बैकग्राउंड, एक उनकी सूबे की छोटे सूबे से आना और एक उनका कैरेक्टर, द वे ही मैनेज्ड, ही मेंटेन दैट एक डेकोरम रखा उन्होंने सेनेट के सारे प्रोसेस में, तो वो सारी चीज़ें उनके ताल्लुकात भी हैं, ज़ाती ताल्लुकात भी हैं, ये सारी चीज़ें इसके पैसे के मुकाबले में हम ये बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ठीक है। सदाकत अब्बासी साहब ये बता दें कि सेनेटर अब्दुल कादिर साहब बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हो गए, टिकट दिया गया था, वापस ले लिया गया, लेकिन वो फिर बन गए, कल शमूलियत भी हो गई है, इस पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं और अपोजिशन कह रही है 70 करोड़ की बातें तो उस हवाले से भी की गई थी। देखिए 70 करोड़ की बातें, सेनेट की सीटें बिकने की बात की थी, टिकट की बातें नहीं की थी, वो आपको कंफ्यूज करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। नहीं, आपके अपने बलूचिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे थे। मैं जब वज़ीर आज़म ये बात कर मैं उनके साथ खड़ा था कि बलूचिस्तान में इस तरह का मामला हो रहा है। जब यूसुफ रज़ा गिलानी की उस वक्त बात हो रही थी और उस वक्त सेनेट के इलेक्शन की बात हो रही थी, वो टिकट की बात नहीं हो रही थी, वो सेनेट की सीट खरीदने की बात हो रही थी। अब जब वो उनको पार्टी ने टिकट दिया, कोई उन पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, कोई उन माजी में कोई काम नहीं ऐसा किया कि उन पर इल्ज़ाम हो, लेकिन हमारी पार्टी ने कहा कि ये बंदा एक दिन पहले शामिल हुआ, हम इसको ये नाइंसाफ़ी है, तो टिकट वापस ले गया। लेकिन बाद में जब वहाँ पे अलायंसेस के साथ बैठ के करना पड़ा तो वो
बाप की तरफ से आगे बलूचिस्तान आवामी पार्टी की तरफ से, और फिर जब हम देख रहे थे कि अगर हमारा अलायंस है वो हार रहा है, तो हमारे वहाँ पे एमपीएस ने उनको उनके मामले में उनके मुकाबले में बंदा विड्रॉ कर लिया। अब वो जीत के आ गए हैं और वो हमारे एलआई थे, आज़ाद जीते हैं, उनके पास ऑप्शन था कि वो बाप की तरफ जाएं या पीटीआई की तरफ आए, वो पीटीआई की तरफ आ गए। इसमें और यूसुफ रजा गिलानी के केस में कोई मुबासलत नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। उनकी जो हम बात कर रहे हैं, उनके बेटे पब्लिकली लोगों को पैसे देते हुए उनकी वीडियोस आ गई हैं और वो मान भी गए कि वो ये वीडियो उनकी है। उनका जो नासिर शाह साहब हैं वो उनको फंड देने की बात भी कर रहे हैं पीटीआई के एमएनए और एमपीएस को। तो ये सारी, मरियम साहब ने कह दिया कि हमने टिकट बेचा है, नून का टिकट बिका है, इसमें से लोगों ने वोट दिए। तो ये सारी बातें इकट्ठी करें। अब्दुल कादिर के बारे में ठीक है, एक बात थी कि उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन उन पर किसी किस्म का कोई गैर अखलाकी, कोई गैर सियासी, कोई करप्शन का, कोई गैर शफाफी का इल्जाम तो कोई नहीं। ठीक है, फैसल वाडा साहब के साथ भी तो यही बहस चल रही है कि अखलाकी तौर पे तो अगर उनका बयान हल्फी झूठा जो है वो है, जो कि इलेक्शन कमीशन में भी मामला सामने है, वहाँ पर वो जा रहे हैं सिंध हाई कोर्ट में कभी कि इस पे जो है उनको इस्तिस्ना मिल जाए, तो ये मामला भी तो अखलाकी तौर पे नहीं देखे जा रहे। दूसरा ये कि अवाम के मसाइल कुछ और है। आपको नहीं लग रहा कि हुकूमत, पीडीएम ने तो उलझना ही है नंबर गेम में, हुकूमत सेनेट के इंतखाबात में इतना ज़्यादा उलझ गई है कि महंगाई से, अवामी मसाइल से तवज्जो जो है वो शायद थोड़ी हट गई है? देखिए फरहाद, मैं सवाल लंबा किया, लंबा मुझे जवाब दे दीजिएगा। सबसे पहले फैसल वाडा का केस इदारों के पास है। अगर अदालत फैसल वाडा के अमल को एक आपने पॉइंट उठाया, एक फैसल वाडा की वजाहत है। अब अदालत ने डिसाइड करना है कि जो फैसल वाडा साहब की वजाहत सही है या उनकी मुखालिफ सही है, और अदालत फैसला कर देगी। उस फैसले पे हम मनवान तस्लीम कर लेंगे। हम ये तो नहीं हाई मॉरल ग्राउंड कहाँ गया आपकी पार्टी का? नहीं, हाई मॉरल ग्राउंड ये है कि एक दो मौक़िफ़ हैं और वो कीज़ इदारे के पास है। फैसल वाडा के मुताबिक उन्होंने किसी जगह इमोरल काम नहीं किया, लेकिन अगर अदालत फैसला कर देती है कि गलत है तो फिर मॉरल ग्राउंड की बात आएगी ना। मॉरल ग्राउंड ये तो नहीं है कि आप सेनेट में लोग बिकें और असेंबली में लोग बिकें, मेरे पे इल्ज़ाम लग जाए कि जी आप मुझे बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगा दें तो मैं असेंबली छोड़ के भाग जाऊँ, कि मॉरल ग्राउंड नहीं है। तो किसी फोरम से अगर सज़ा होती है, उनके मौक़िफ़ की नफ़ी होती है, तो फिर मॉरल ग्राउंड आएगा। दूसरा आपने कहा कि सेनेट का इलेक्शन को आप छोड़ें, आप लोगों की बेहतरी करें, तो ये आपको पता है सारा चोरों का टोला चाहता ही है कि वो कानून साजी रोके। फैटफ पे कानून आया, इन्होंने रोका। जब हम ये पैसों के कानून की बात करते हैं, ये रोकते हैं। हमने जो हमारा नया पाकिस्तान के घर बनाने, उसको ये रोकते हैं। तो कानून साज इदारा है सेनेट, वहाँ पे कानून साजी हम आसानी से कर सकेंगे तो लोगों की ज़िंदगियाँ बदलेंगे ना। आपको हमसे क्या चाहते हैं? आप हमसे जुडिशल रिफॉर्म चाहते हैं, पुलिस रिफॉर्म चाहते हैं, आप हमसे इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहते हैं। ये हम कैसे करेंगे अगर वहाँ पे चोर बैठेंगे और वो चोर बैठ के वहाँ पे ले दे करके हर कानून साजी हुकूमत की को ब्लॉक करेंगे? तो इसलिए ये आवाम के लिए, हमें 2 सीटें ज़्यादा ये कम मिलने से, ठीक है, आवाम के लिए कानून साजी होगी तो मसाइल का हल होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। और मामला यही है, कल बड़ा ये चीज़ आ रही थी जो उन्होंने, शिबली फराज साहब ने कह दिया कि अब हम भी बाय द बुक नहीं चलेंगे। ये बहुत अहम बात है। हाँ, बहरहाल इस वक्त ब्रेक के लिए रुकना, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। सुबह